हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आप सबका अनअकैडमी के चैनल पर, ये नया चैनल है नीट यूजी क्वेस्ट, वहाँ पर आप सबका वेलकम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आप सबका नीट अनअकैडमी के चैनल पर, जो इनका दूसरा चैनल है नीट यूजी क्वेस्ट, वहाँ पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ। साथ में मैं सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि मैं 21 ईयर से कोटा में नीट यूजी के स्टूडेंट्स को फिजिक्स टीच कर रहा हूँ, और यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स टीच किया हुआ है नीट यूजी के स्टूडेंट्स को। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की हुई है, जो और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। साथ में उनमें से कई तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन चुके हैं। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये नीट यूजी पर जाकर ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास, तो ये सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके चार मेन एडवांटेजेस है। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, जहां पर आप जहां पर आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहां डाउट पूछ सकते हैं मेनली। साथ में यहाँ पोल्स, परसेंटेज पोल होते हैं क्वेश्चंस के, जो आपको लाइव क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं, जैसे ऑफलाइन। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी, एक तो वो चैनल है और एक है आपका नीट यूजी क्वेस्ट है। तो नीट यूजी क्वेस्ट पर हम क्वेश्चंस की, पुराने पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन आज का। तो सबका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है, जहाँ पर मैं आप सबको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के नीट यूजी के आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मैं 21 ईयर से कोटा में नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। उनमें से मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कई टॉप रैंक हासिल की है। मैंने यहाँ के सभी टॉप इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया है। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं।
तो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो आपको देता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, इसके 4 मेन फीचर्स हैं। वो डेली लाइव क्लासेस देता है जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, साथ में वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर परसेंटेज, कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने करेक्ट किए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ में हम बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसा ही फीलिंग देता है। दूसरा, इसका यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करते हैं। प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, उसके लिए आपके पास मॉक टेस्ट और क्विजेस है। तो इस तरह से ये इसका सेकंड फीचर्स है जो आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक प्रिपेयर हो गया है, नीट यूजी क्रैक करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में बताता है। यहाँ के कोर्स बड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक डेफिनेट टाइम पीरियड में तैयार किए जाते हैं, उनको बेस्ट एजुकेटर प्रिपेयर करते हैं। साथ में ये कोर्सेज जीरो से बच्चे को लिफ्ट अप करते हुए उसे टॉप लेवल तक लेके जाते हैं जहां वो नीट यूजी को इजीली क्रैक कर सके। और यहाँ पर कई तरह के कोर्सेज हैं, 2 मंथ्स क्रैश कोर्सेज, 4 मंथ, 8 मंथ्स, डिपेंड करता है आप किस तरह के कोर्स को लाइक करते हैं, कौन सा आपके लिए मोस्ट सूटेबल है। तो ये कोर्सेज आपको जब आपकी तैयारी प्रिपेयर हो गई है तो एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बने रहते हैं यहाँ के एजुकेटर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एंड फोर्थ फीचर से इसका एडवांटेज है अनलिमिटेड एक्सेस। आपको एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आप उसके बाद कितने भी एजुकेटर से इसको स्टडी कर सकते हैं, मतलब एक ही चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जितने भी अनअकैडमी के नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और साथ में अगर आपकी कोई क्लास छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में उन क्लासेस को वापस से कवर कर सकते हैं। आ जाइए, यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस होती है जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। यहाँ के एजुकेटर्स पॉपुलर हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत व्यूअर्स हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ का 6,000 रुपीज मिलता है, पर मैं आपको 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एडवाइस करूंगा, क्योंकि जो वो 6,000 पर मंथ की जो कॉस्ट थी आपकी, वो यहाँ डिक्रीज होकर, वो 6,000 की जो कॉस्ट थी वो डिक्रीज होकर जब आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2,500 हो जाती है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये डिक्रीज होकर आपकी 1,500 रुपीज हो जाती है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं GS सर, तो ये 1,350, और जो 2,500 वाला था वो 2,250, मतलब 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं नीट के, साथ में जो और भी क्वेश्चंस यहाँ आ सकते हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 2000 से, जो AIPMT 2000 है, वहां से लेकर जो आपका 2019 तक जितने भी AIPMT और एम्स में क्वेश्चंस आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के, वो हम एक एक करके क्लासेस में, मतलब ये जो नीट यूजी क्वेस्ट का चैनल है इस पर डिस्कस करें। और मैं डेली अवेलेबल रहने वाला हूँ 10 o'clock मॉर्निंग में और इवनिंग में 7 o'clock। दोनों टाइम पर अलग अलग क्लास होगी जहां पर हम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है नीट यूजी का एग्जाम। तो नीट यूजी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए
आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, लेकर के आ गया हूं। पहला क्वेश्चन जो AIPMT 2000 में आया हुआ है, यहां पर पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेमी सर्कल वाला ये सेमी सर्कल है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और इसके सेंटर पर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये आपका कोई आर्क है और इस आर्क पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर पूरी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और अगर ये आपका थीटा एंगल बनाता है सेंटर पर, ये आपका थीटा एंगल बनाता है, तो आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। याद रखिए थीटा नहीं, ई का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्बडा बाई आर साइन थीटा बाई 2। चेक कीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो हम थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है इसके लिए ये, क्योंकि यहां से यहां तक कितना एंगल बन रहा है, थीटा कितना है भाई, 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री यहां पर आपको फिल करना है, ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड है न केवल। तो आपके पास जैसे ही आप भरेंगे, सारे बच्चे जानते होंगे के का वैल्यू यहां पर होता है 1/4πε0 r, ये और ये r है, एंड ये आपका साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री और बाई 2, तो ये 90 डिग्री रह गया है। और आप सब जानते हैं ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये पूरा वैल्यू कितना हो गया है अब, 1। तो आपके पास आंसर आया है, जब इसे आप हैंडल करेंगे तो आपके पास आंसर है, जैसा कि आप जानते हैं लैम्बडा 2πε0 r। तो चेक कर सकते हैं ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आर नहीं, वहां रेडियस की वैल्यू क्या है, ए दे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम आर की जगह भी क्या भर देंगे, तो लैम्बडा 2πε0 और ये ए। तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सब जानते हैं। तो यहां ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया, किस पर बेस्ड था, कि इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आर्क विच इज मैकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो व्हाट इज आंसर, 2k लैम्बडा बाई आर साइन ऑफ थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू कितना था, 180 डिग्री। तो जैसे ही भरेंगे साइन 180 बाई 2 साइन 90, वो तो 1 हो गया था, तो डेफिनेटली उसका आंसर था 2k लैम्बडा बाई आर। आर की जगह हमने ए भर दिया, के की वैल्यू कितना भर दिया, 4πε0। तो वो आपका पहला क्वेश्चन था और उसका आंसर हमने टिक भी कर दिया है, थर्ड आंसर है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जो डेफिनेटली AIPMT 2002 का है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इन्होंने, एक क्यूब है आपके पास, और उस क्यूब में हर जगह चार्जेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्यूब पर कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और एक सेंटर पर रखा हुआ है प्लस क्यू। तो मैं इसका थोड़ा डायग्राम बनाना चाहूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्यूब है बच्चों,
और ये क्यूब में सारे कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। आप सब जानते हैं एक रूम में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 फ्लोर वाले, 4 छत वाले। अब मैं यहाँ चार्जेस को रखने जा रहा हूं, यहाँ सब जगह ये माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू अवेलेबल है। और एक सेंटर पे अवेलेबल है बच्चों। तो कितने चार्जेस हो गए? 9 चार्जेस हो गए हैं। और आपको मैंने मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है हमको। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो U कैसे लिखते हैं? दो तरह से होता है क्यू पोटेंशियल एनर्जी। जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं सबसे पहले उनको गिन लीजिए। लैट इट इज आर एन, नंबर ऑफ चार्जेस आपके हैं वो n। तो कितने पेयर बनेंगे बच्चों? ये बनेंगे n-1 पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बनेंगे। एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कितने पेयर होते हैं? n-1। तो डेफिनेटली इस प्लस क्यू का कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है? ये जो प्लस क्यू है आपका, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, सबके साथ लिखी जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ 9 चार्जेस हैं तो 8 टाइम्स लिखा जाएगा। और फॉर्मूला होता है पेयर। ये तो n-1 तो पोटेंशियल एनर्जी का पेयर हो गया। और एक पेयर में KQ1 Q2 अपॉन R। तो ये 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमको। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं U इज इक्वल टू, आपके पास है 8 K एंड Q1 का वैल्यू प्लस Q2 का वैल्यू बच्चों माइनस Q। और यहाँ डिस्टेंस चाहिए हमें सेंटर से किसके बीच का? कॉर्नर के बीच का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये दे रखा है साइड बी, ये साइड बी। तो ये वाला साइड आपका होगा √2b बच्चों। अब ये नीचे फ्लोर की जो डायगोनल है और ये बी के कारण इस पूरे क्यूब का डायगोनल, देखो यहाँ दो डायगोनल होते हैं। एक फेस का डायगोनल जो मैंने √2b लिखा है, और एक होता है क्यूब का डायगोनल। तो वो √2b और b का होल स्क्वायर होगा। तो ये कैसे निकलेगा आपको बता दूं, √2b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का रूट होगा बच्चों। ये हो जाएगा आपका √3b। ये तो डायगोनल हुआ। और r उसका आधा है तो r का वैल्यू √3b होगा। उठा के भरना है बच्चों, r की जगह √3b। देखो r उसका आधा है तो √3b/2 होगा। ये r का वैल्यू वही भरना है। अब इसे सोल्व करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका 8k, तो k का वैल्यू मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। इस k को आप 4πε0 में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे उस फॉर्म में हैं। तो यहां पर होगा 8/4πε0।
और क्यू क्यू कितना हो गया बच्चों, माइनस, देखो सबसे पहले मैं बाउंड्री बना देता हूं। ये आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया था। तो ये क्यू स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये आर का वैल्यू आपके पास इधर √3b, और 2 ऊपर चला गया बच्चों, तो ये आपका इंटू 2b ऊपर हो गया। तो 4 से ये 6, पहले तो 2 टाइम्स काट दीजिए, 2 से ये 8 4 टाइम्स काट दीजिए, तो हमारा आंसर आ रहा है -4 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, √3 भी है बच्चों, नीचे √3 बचा हुआ है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है बच्चों जिसमें √3 आ रहा है नीचे, तो इसका भी आंसर क्या होगा, थर्ड। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। आपको कोई भी यहां पर दिक्कत है, आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के, अगर नंबर ऑफ चार्जेज एक सिस्टम में n है, तो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के पेयर फॉर 1 पॉइंट चार्ज इज n-1। तो n-1 ऐसे पेयर बनेंगे, ये ऐसे पेयर बनेंगे। तो हमारे पास 9 चार्जेस अवेलेबल थे बच्चों, तो 9 चार्जेस अवेलेबल थे, तो किस तरह से हमने हैंडल किया क्वेश्चन को, तो 8 पेयर बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे, साथ में फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r। q1 का वैल्यू प्लस q है, जो सेंटर वाले चार्ज के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी लिखवा रहे हैं, उसका वैल्यू -q है। और इस तरह से हमने इसकी, और डिस्टेंस जो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बच्चों, कितना होता है, √3b/2। अगर b रूम के, या ऐसे बोल दीजिए क्यूब के एक साइड की वैल्यू b है, तो वहां दो तरह के डायगोनल हैं, एक फेस डायगोनल और एक क्यूब डायगोनल। फेस डायगोनल √2b होता है, और क्यूब डायगोनल √3b होता है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, चेक कीजिएगा। यहां हम बात करें तो सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर। कंडक्टर एक, हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर पर आप सब जानते होंगे कि किस तरह से कंडक्टर पर चार्ज केवल सरफेस पर रहता है, क्योंकि यहां चार्ज चल सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, इसको चार्ज देंगे तो बच्चों कहाँ रहेगा, केवल सरफेस पर रहेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज चल सकता है, कंडक्टर है ना, तो चल सकता है, तो केवल रिपेल होकर कहाँ पहुंचना चाहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो अंदर चार्ज 0 है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 है। और आप सब जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है -dV/dr 0 है, और किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब समझे क्या बच्चों, क्या होगा, इस कंडक्टर की पूरी सरफेस पर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा। कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर आपका सरफेस तक, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा। तो ऐसे भी बोला जाता है मेटल इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेटल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम बात करने जा रहे हैं, आंसर होगा इट इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन याद रखना ये 0 नहीं होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस पर होता है। और मान लीजिए इस कंडक्टर की रेडियस कैपिटल R है, तो ये रेडियस
के क्यू बाई आर के इक्वल रहता है कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर, या अगर हम आपको ग्राफ याद हो कंडक्टर का, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका डिस्टेंस है, और ये आपकी उसकी रेडियस है, तो आपका ये कांस्टेंट बना रहता है पोटेंशियल अंदर, और फिर डिक्रीज होता है, तो v कांस्टेंट है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको। तो इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसका आंसर भी थर्ड है। ऐसा नहीं है मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर थर्ड रखता हूं, ये तो आपका भी गलती से ऐसे क्वेश्चन चूज हुए हैं जिनके आंसर गलती से थर्ड है। अब आ जाइए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप बेसिक चीज समझ सकते हैं। ये बोर्ड्स के पोस्टुलेट है जो फर्स्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ ही, लेकिन रिलेटेड उससे है। कैसा कैसे, आपका न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस जेड ई, ये आपका Q1 है बच्चों, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 है, और उसे माइनस ई से दिखाएंगे बच्चों। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आप सब जानते हैं, ये स्केलर फॉर्म है। लेकिन वेक्टर फॉर्म लिखें बच्चों तो कैसे लिखते हैं, आप सब जानते होंगे कि केप से मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड को। अब इस केप का वैल्यू आप सब जानते होंगे, आर केप आर वेक्टर बाय आर, यहां फिल करेंगे इस जगह पर। तो जैसे ही फिल करेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या हो गया, के Q1 Q2, ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी है, वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यूब आता है। अब हम भरने जा रहे हैं बच्चों, Q1 का वैल्यू प्लस जेड ही है, पर यहाँ कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो Z का वैल्यू 1 लेंगे बच्चों। तो इस Q1 का वैल्यू भी आप चाहो तो क्या भर सकते हो, प्लस ई। तो चेक कीजिएगा बच्चों, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, के ई ई, और उसका वैल्यू Q2 का वैल्यू माइनस ऑफ ई, और ये आपका आर वेक्टर है बच्चों, जो डिस्टेंस है उनके बीच की, और ये आर क्यूब है। तो चेक करेंगे यहाँ क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, और के ई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर वेक्टर। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो चेक कीजिएगा बच्चों इसका आंसर, सेकंड में और फोर्थ में कंफ्यूज मत हो जाइए बच्चों। सेकंड में आर केप है तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, जैसे फर्स्ट में आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगा है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में नीचे आर क्यूब लगा दिया है बच्चों, इसलिए सेकंड गलत है। थर्ड में माइनस नहीं है, तो आंसर इसका फोर्थ है बच्चों। तो हम कह सकते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है आप मुझे पूछिए, मैं अवेलेबल रहूंगा। चेक कीजिए आप यहाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने डायग्राम देखा है, ये किस तरह से है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस गिवन है बच्चों। यहाँ पर फ्लक्स पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पूछा है। आप जानते हैं क्लोज सरफेस का फ्लक्स कौन सा लॉ देता है बच्चों, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में कौन से चार्जेस को यूज करते हैं, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो आप सब जानते हैं गॉस लॉ क्या होता है, आपके पास ये आपका फाई क्लोज्ड, केवल क्लोज का फाई लिखना है बच्चों। तो क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा क्यू में क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू होगा। तो डेफिनेटली कितना हो गया चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये जीरो हो गया बच्चों। तो यहां पर फ्लक्स का आंसर जीरो आने वाला है बच्चों। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों, फोर्थ। तो आपका वो रिदम टूट गया है कि मैं थर्ड आंसर ही देता हूं। अब पिछले दो आंसर कौन सा जा रहा है, फोर्थ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
यहाँ फिजिक्स अप्लाई करें, अपनी तुकबंदी ना लगाएं। तो इस तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने 5 क्वेश्चंस हैंडल कर लिए हैं बच्चों। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। ये एम्स का क्वेश्चन था। तो नेट चार्ज 0 है क्लोज सरफेस का, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। और फ्लक्स 0 है, मतलब उसमें एनक्लोज चार्ज 0 है, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स भी 0 आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है बच्चों। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बच्चों, डायपोल मोमेंट भी दिया हुआ है P। इट इज प्लेस्ड, सबसे पहले तो डायपोल क्या होता है बच्चों, डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। और डायपोल का डायरेक्शन होता है बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है बच्चों। यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहते हैं बच्चों, जिसका हर जगह पर फील्ड और डायरेक्शन सेम है, साथ में अलोंग रखा है। मतलब ये जो फील्ड है बच्चों, ये किसके अलोंग है, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं आपको समझाने के लिए। फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाने जा रहा हूं मैं। ये जो ब्लू वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म, और उसमें डायपोल रखा है। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। उन्होंने क्या पूछा है, एक तो फोर्स पूछा है बच्चों डायपोल पर। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखें तो भी नेट फोर्स 0 होगा। अब ये भी समझा देता हूं मैं, 0 क्यों होगा बच्चों, क्यू ई इसका फॉर्मूला है। तो आपका प्लस क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों फील्ड के, और नेगेटिव पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी क्यू ई होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और बट डायरेक्शन अपोजिट होने से एफ नेट 0 आएगा बच्चों। इसलिए नेट फोर्स 0 है। पर आप सबको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस पी डॉट ई होता है बच्चों, या ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा होता है बच्चों। एंड थीटा कितना है, 0 बच्चों। तो यहाँ कितना होगा, माइनस पीई होगा बच्चों। अब माइनस पीई है तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई या मैक्सिमम। देखो, अगर थीटा 180 डिग्री होता तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई होती, वो मैक्सिमम है बच्चों। 90 होता तो ये 0 होती, पर 0 भी मिनिमम नहीं है। यहाँ 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है बच्चों, 0 प्लस पीई और माइनस पीई। तो माइनस पीई कौन सी एनर्जी है बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। तो हम कह सकते हैं, एक तो यहाँ फोर्स 0 है बच्चों, एक तो फोर्स 0 है बच्चों, और दूसरा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वहां, ऐसा सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, जिसमें फोर्स 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी पाया जाता है बच्चों। वहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करता है। वहां पर भी दो तरह के स्फीयर हैं, एक होलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है।
लेकिन वहां नेगेटिव एक्सिस पर बनाते हैं बच्चों फील्ड का ग्राफ, मतलब नीचे वाली इसका शीर्षासन लगा के बनाएंगे बच्चों ग्रेविटेशन में, पर इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है बच्चों। जरा देखिए यहाँ किस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों। मैं वापस रेड वाला पेन यूज करता हूं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अगर ये वर्ड आता है ना तो ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है बच्चों। पर सुनना, यहां एक वर्ड और लिखा हुआ है आगे, मेटल। देखो वैसे तो मेटल वर्ड नहीं लिखा होता, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मानते, जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज फिल हुआ पड़ा है बच्चों। लेकिन उसने मेटल वर्ड बोला है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल पर चार्ज केवल कहाँ रहता है बच्चों, सरफेस पर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा बच्चों, यहाँ अगर मेटल वर्ड नहीं लिखा होता और यूनिफॉर्मली लिखा होता तो ये सॉलिड माना जाता बच्चों, और यहाँ पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता। लेकिन अभी मेटल वर्ड लिखने से आपको पता होना चाहिए अंदर मटेरियल नहीं, ओ ऐसे बोल दीजिए चार्ज नहीं रहेगा। और चार्ज नहीं रहेगा बच्चों तो अंदर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होता है अगर मेटल है तो। और सरफेस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बच्चों। और ई आउट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। याद रखना ये रेडियस नहीं है बच्चों, ये डिस्टेंस है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। लेकिन याद रखना आपने क्वेश्चन अगर थोड़ा भी पढ़ने में गलती की ना तो ये आंसर अलग आ जाएगा बच्चों। ये आपका सरफेस का पोजीशन है बच्चों। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़ा इसका कलर फिर चेंज कर देता हूं बच्चों। ये आपका चेक कीजिएगा, यहां से यहां तक जीरो रहेगा बच्चों, फिर एकदम से मैक्सिमम जाएगा बच्चों, और फिर ये 1/r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा बच्चों। ये मेटल का केस है। पर सुनो, अगर ये मेटल नहीं होता ना बच्चों तो यूनिफॉर्मली चार्ज लिखने पर फिर सॉलिड मानते, नॉन कंडक्टिंग मानते। और आपको बता दूं फिर इसका आंसर अलग जाता। अभी आंसर क्या जाएगा बच्चों, थर्ड। पर अगर आपका मेटल वर्ड हटा दे बच्चों ये, तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा बच्चों, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में अंदर भी चार्ज होता है बच्चों, और अंदर चार्ज होने से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर। तो ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है बच्चों। ऐसा ना हो सब कुछ आते हुए हमारा -1 हो गया है, क्योंकि नीट में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब बात करते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। आप सबको पता होना चाहिए, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में फॉर्मूला डिस्कस किया था बच्चों। E इज इक्वल टू होता है -dv/dr, या ऐसे बोल दीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है E.dr। चेक कीजिए दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास। तो यहां पर एक्चुअली ये V का फॉर्मूला नहीं होकर के बच्चों डेल्टा V का फॉर्मूला है। डेल्टा V का फॉर्मूला है, तो आपको बोला जा रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब EdR का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब है EdR cos थीटा जीरो है बच्चों। तो cos थीटा जीरो है बच्चों। तो cos कब जीरो होता है बच्चों, cos 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है जिधर फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों
इक्विपोटेंशियल उसके परपेंडिकुलर होगा। तो देखो कैसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है जी, ये इस तरह से। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे। ये तो ये एक्स डायरेक्शन है बच्चों, तो एक्स के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई जेड, ऐसे बोल सकते हो। कैसा केस है ये, क्रॉप्स के जैसे उगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। क्रॉप्स अगर एक्स डायरेक्शन में उगाओगे तो अर्थ का प्लेन वाई जेड में लेना पड़ेगा, अगर जेड में उगाओगे तो एक्स वाई में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होने वाला है यहाँ। चेक कर लीजिए आप सब किस तरह से इसका आंसर देंगे आप। तो प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज द फर्स्ट आंसर। तो आपको पता चल गया होगा मेरे आंसर हमेशा कभी सारे के सारे न थर्ड आते हैं, न फोर्थ आते हैं, न सेकंड आते हैं। मेरे आंसर कुछ भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि मैं इस करेक्ट आंसर को हमेशा थर्ड ऑप्शन पर रखता हूँ। ऐसा कोई भी तुकबंदी फिजिक्स में नहीं चलती है, साइंस में नहीं चलती बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सब जान गए हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा माना गया है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना बच्चों। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये डेल्टा वी जीरो है। अब ई जीरो नहीं है, पोजीशन भी जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। मतलब ये दोनों जीरो नहीं है, तो cos थीटा जीरो है। और आप सब जानते हैं cos थीटा जीरो कब होता है, थीटा 90 डिग्री है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लेन्स आपके परपेंडिकुलर हैं। मैं थोड़ा सा इसको और कलरफुल बना दूं। ये जो प्लेन है, ये जो पट्टी है आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बच्चों, समझ गए ना। तो ये इसका आंसर है। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई जेड प्लेन में मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये याद रखना चाहिए आपको हमेशा। ये कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मान लीजिए, मैं केवल इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं कि ये टेबल आप यहां बना सकते हैं बच्चों। ये ई का डायरेक्शन है बच्चों, ये ईपीएस, ईपीएस का मतलब समझते हैं बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये एक्स में मिलेगा, ये वाई जेड में होगा, जो हमारा क्वेश्चन था। ये वाई में है, ये जेड एक्स में मिलेगा बच्चों। ये वाई, ये जेड में है, तो ये एक्स वाई में मिलेगा बच्चों। तो इस तरह से हम बात करेंगे। ईपीएस हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन से एक और बार आया है बच्चों, चेक कीजिएगा कि ये भी क्यूब का क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। यहां ये सारे चार्जेस हैं, ये आपका प्लस ई है, ये भी प्लस ई है। तो वही प्लस कॉर्नर पर कितना चार्ज रखा हुआ है बच्चों, प्लस ई प्लस ई प्लस ई। और सीएस सेंटर पे रखा है बच्चों। ये सीएल जो है ये कोने का है, वो सीएस जो है ना वो सेंटर पे रखा हुआ है। वो आपका लैंग्वेज में ये बिल्कुल क्लियरिफाई किया हुआ है। 8 सीएल सीएस प्लस तो कहाँ रखे हुए हैं बच्चों, कॉर्नर्स पर,
और ये जो Cl माइनस है ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, इस बार फोर्स फाइंड करना है। चेक कीजिएगा, ये आपका क्यूब है बच्चों, ये सब जगह ई ई ई ई ई ई, ये तो किसके चार्जेस है बच्चों? Cs प्लस के चार्जेस हैं बच्चों। चेक कीजिए, 8 चार्जेस हैं। अब हम बात करें ये आपका माइनस ऑफ ई है ना बच्चों, ये सेंटर पे रखा हुआ है। मतलब ऐसे बोल दीजिए, रूम के हर कॉर्नर पर प्लस ई है और रूम का जो सेंटर है स्पेस का उस पर माइनस ई है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है, कोई भी, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर डेकागन है, कोई सा भी एनी पॉलीगन है रेगुलर, याद रखना, जिसकी साइड इक्वल है और सब पर आइडेंटिकल चार्ज है। तो नेट फोर्स ऑन सेंटर, फोर्स ही नहीं फील्ड भी जीरो होता है बच्चों सेंटर पर। तो मैं आपको इसको लिख देता हूं कि एन साइड रेगुलर पॉलीगन हैव, बच्चों कौन से चार्जेस हैं? आइडेंटिकल, ये ध्यान रखना है। अगर चार्जेस आइडेंटिकल नहीं है कॉर्नर पर, आइडेंटिकल चार्ज, देन नेट फील्ड जीरो, सो फोर्स भी जीरो। ये तो एक तरीका हुआ बच्चों, कैसे आया वो बता दूं आपको कि इसके अपोजिट वाले ने इसको इससे कैंसिल कर डाला, इसके अपोजिट, तो इस तरह से कैंसिल करते हुए चले जाते हैं। और रेगुलर पॉलीगन के केस में ये जीरो होता है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नरों पर क्यू क्यू रखें बच्चों, वहां भी जीरो होता है। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों। सेम स्टोरी है स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्जेस रखे हैं बच्चों, इक्वल इक्वल चार्जेस रखे हैं। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, डेकागन, बट रेगुलर होना चाहिए, साइड एंड चार्जेस मस्ट बी इक्वल, देन नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो बच्चों। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये फोर्स से रिलेटेड है और ये आपके लिए याद होना चाहिए आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन में भी बनता है। अगर सारे कॉर्नर पर आइडेंटिकल मास हैं तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होता है बच्चों। और फोर्स तो आप सबको पता ही है, फोर्स तो आप सबको पता ही है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है। क्योंकि ई जीरो है तो फोर्स तो जीरो होना ही है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड भी रखना चाहिए बच्चों, साथ में ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आपका यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है बच्चों। के में कौन छुपा है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर छुपा है बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट का जो ये बहुत पूछा क्यों जाता है बच्चों,
पहले तो इसका नाम क्या है, परमिटिविटी, जबकि म्यू नॉट को क्या कहते हैं बच्चों, परमिएबिलिटी। ध्यान रखना, वो परमिएबिलिटी है जो मैग्नेटिज्म में यूज होता है, ये परमिटिविटी है। ईटीवीटी दोनों में परमी परमी है, एक एबिलिटी है एक ईटीवीटी है। और ये Q1 Q2 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू स्क्वायर का डिवाइड करना है, ये इसका डायमेंशन होगा बच्चों। तो फोर्स का सारे लोग जानते हैं, M1 L1 T-2, इसका जानते हैं बच्चों L2, और इसका पता है क्या, कूलॉम फंडामेंटल यूनिट नहीं है बच्चों, इसका होता है A1 T1 का होल स्क्वायर बच्चों। ये सोल्व करना है बच्चों। तो क्या आएगा, M1 L3 बच्चों, और ये टी स्क्वायर हो गया बच्चों, टी के ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर गया तो T-2 पहले से ही था, T-4 होगा बच्चों, और आपके A-2, क्योंकि ये भी A1 का होल स्क्वायर होने से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाले में माइनस आएगा बच्चों यहाँ। क्लियर है सबको, तो क्या होगा, रुको बच्चों रुको, एक गड़बड़ हुआ है थोड़ा। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा ना तो फोर्स नीचे आएगा बच्चों, तो ये आपको, मैं आपको सही करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है उसका आंसर वो बिल्कुल सही है। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कैसे हो गया आपके लिए, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसको मैं मिटाता हूँ बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में हमने ये उल्टा आना चाहिए। कैसे आना चाहिए बच्चों, ये देखो, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, ये इधर जाएगा तो फोर्स नीचे आएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन फोर्स इंटू आर स्क्वायर होगा इसका डायमेंशन। तो वो बिल्कुल सही था, A1 T1 का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है। फोर्स का डायमेंशन बिल्कुल सही है बच्चों, M1 L2 सॉरी M1 L1 T-2, फोर्स का सबको पता है, ये 1 है बच्चों, और ये आपका L2 है बच्चों, तो क्या आएगा, M-1 बच्चों, L-3 बच्चों, क्योंकि L1 और L2 नीचे वाली बिल्डिंग में L3 हो गया, T-2 ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, एक टी स्क्वायर ऊपर है बच्चों, तो नीचे T4 आएगा बच्चों, और ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है बच्चों सेकेंड। क्या किया था हमने, हमने फोर्स को ऊपर लिख दिया था, जबकि एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा फोर्स नीचे आएगा। तो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। वैसे फिजिक्स में ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा था, तो इससे पता चल जाता है बहुत इजीली कि हमने कुछ तो फॉर्मूले में गलतियां की है, तो वो इजीली पकड़ा जा सकता है। बायो के जैसे नहीं है, यहाँ एक भी ऑप्शन मैच नहीं करने का मतलब है हमारा डायरेक्शन ही सही नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका वर्क डन का क्वेश्चन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन ही होता है बच्चों। तो दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू होता है, ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बच्चों। तो यू डी, डी पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, सी पर पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या कह रहा है, पहले आप डायग्राम को ढंग से देखिए बच्चों, कि पहले आपका जो Q3 चार्ज है वो C पर अवेलेबल है बच्चों, Q3 चार्ज C पर अवेलेबल है। अब वो D पर आ गया है सर्कल बनाते हुए, और ये साइड आपकी
30 सेंटीमीटर है, वो आपका लैंग्वेज में गिवन है ये सब। तो पहले 2 डायग्राम बनाने चाहिए बच्चों। एक इनिशियल के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसके दोनों डायग्राम, जब Q3 C पर था तो सिचुएशन कैसी है, ये आपका Q1 है बच्चों, और ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है बच्चों, ये Q2 है बच्चों। 2 डायग्राम बनाने जरूरी है बच्चों, इसमें गलती होती है। और ये आपका 30 है बच्चों, सॉरी ये 40 है बच्चों, और ये 30 डिस्टेंस है, ये गिवन है। एक बार मैं और अच्छे से इसका डायग्राम आपको ये डिस्टेंस 40 है बच्चों, ये से ये डिस्टेंस 30 है। तो यहां आपको Q3 का पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पहले Q3 Q1 के साथ एक पेयर बनाएगा, Q3 Q2 के साथ भी एक पेयर बनाएगा। तो U ऑफ C मैं लिखने जा रहा हूं K Q1 Q3 हर बार इन्वॉल्व होगा, इज 40 सेंटीमीटर बच्चों, प्लस K Q3 Q2। अब ढंग से भरना है बच्चों, Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा, वो 40 है बच्चों, ये 30 है। तो पाइथागोरस का सबसे पॉपुलर है 3 4 5, तो ये 50 होगा बच्चों। तो ये 50 सेंटीमीटर आएगा, चेक करना सब लोग। अब यूडी में आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों, यूडी लिखने के लिए। तो ये आपका सी वाला डायग्राम था, इसे इनिशियल डायग्राम भी कह सकते हैं। अब फाइनल जब वो कहां पहुंच जाएगा, डी पर, तो पता है क्या, कौन कौन से तो नहीं चले, जो ए पर है बच्चों वो Q1 नहीं चला, जो बी पर है Q2 वो भी नहीं चला बच्चों, ये डिस्टेंस भी नहीं चली, बस वो उधर से 40 से ट्रैवल करते हुए यहाँ आ गया है। कौन से पॉइंट पर, मैं थोड़ा इसको कलर बदल कर दिखाता हूं बच्चों, कहाँ पे आया वो, ये डी पर आ गया है, ये डी पॉइंट है बच्चों। एंड ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा बच्चों, कितना होगा 40, ये 30 है ये 40 है, तो ये रिमेनिंग कितना बचा 10। यहां से यहां तक कितना है बच्चों 40, क्योंकि वही साइड को यहाँ डाला गया है, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये 10, मतलब आपको तीन ही यहाँ पे Q3 रखा हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है Q3 की, Q3 फिर इन्वॉल्व होगा, पहले Q3 Q1 के साथ, Q3 Q1 40 सेंटीमीटर बच्चों, फिर आपका Q3 Q2, लेकिन अब डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर बच्चों। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है बच्चों, माइनस किसको करना है, सी को, तो वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए हैं बच्चों। तो डेल्टा यू क्या बचा बच्चों यू डी माइनस यू सी, एंड क्या क्या बाहर आ गया बच्चों, के टू K3 बाहर आ गया, एंड कितना बचा 1/10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.1 एम के सिस्टम में, और उसको कितना लिख सकते हैं बच्चों 1/0.5 बच्चों 50 सेंटीमीटर को। तो ये हो जाएगा 10 आपका सोल्व करने पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भी लग रहा है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। इसका मतलब 10 है बच्चों, इसका मतलब 2 है बच्चों,
तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों? तो मैं इसको k को वापस बदल देता हूं आपका Q2 Q3 बच्चों, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 8 आ रहा है बच्चों। तो चेक करो वहां पे क्या पूछा है, Q3 के मल्टीपल कौन है? Q3 Q3 के मल्टीप्लाई कौन है बच्चों? तो ये Q3 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो मल्टीपल हैं उसको छोड़कर रिमेनिंग बचा क्या? 8Q2 इज द आंसर। ये तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। एक बार और जरूर देखिए, सुनिए, मैं फाइनल टच बोल रहा हूं। पहले आपका जो Q3 था वो C पर था, और वो चलते चलते कहाँ पहुंच गया? D पर। तो बच्चों मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। जब वो C पर था तो ये वाला डायग्राम बनाया है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है, और जब वो D पर आ गया बच्चों तो फिर मैंने ये डायग्राम बनाया है बच्चों। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये Q1 है बच्चों, ये Q2 है बच्चों, ये Q3 है बच्चों। बस तीनों यही होंगे, वहां नहीं होंगे। वो तो उस साइड का सर्कुलर मोशन दिखाया है। तो ये जितनी रेडियस होगी, मतलब 40 सेंटीमीटर है, तो Q1 से Q3 का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये वर्क डन का क्वेश्चन है बच्चों, कि आपके पास चार्जेस हैं प्लस क्यू, कहाँ रखा हुआ है। पहले मैं इसको आपको डायग्राम से ही दिखा दूं। ये क्वेश्चन को आप बहुत धीरजता से पढ़िए बच्चों, हाथ जोड़कर क्वेश्चन पढ़िए, तो कभी क्वेश्चन आप पर हावी नहीं होगा। बहुत धीरजता से, प्लस क्यू ओ पर रखा हुआ है बच्चों। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम, ये यहां माइनस क्यू था बच्चों, और वो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 a बच्चों, और वहां से A0 पर ले जाया गया बच्चों। पर आप चेक करेंगे बच्चों, ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है। तो आपको बता दूं मैं, इसकी वहां पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए इनिशियल कंडीशन पे A पर। वो क्या हो जाएगी बच्चों? KQ माइनस, ये स्मॉल क्यू है, ये माइनस क्यू है बच्चों, डिस्टेंस ए है। यूबी भी क्या हो जाएगा बच्चों? के क्यू माइनस क्यू बच्चों, और ये डिस्टेंस भी ए है बच्चों। और वो क्या होता है? वर्क डन एम्स में आया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। क्यों करते हैं? कि बेसिकली बच्चों को यहाँ रटा दिया जाता है कंडक्टिंग पर ई की वैल्यू शीट पर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड चार्ज अवेलेबल हो। इधर भी चार्ज अवेलेबल हो शीट के, इधर भी चार्ज अवेलेबल हो। अगर ये कंडक्टिंग है और एक ही साइड चार्ज अवेलेबल है बच्चों, केवल अंदर की साइड, तो चाहिए कंडक्टिंग भी है ना, तो भी इसका आंसर इतना ही होता है जितना नॉन कंडक्टिंग का होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैपेसिटर से रिलेटेड है। कैपेसिटर में की प्लेट्स हैं, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है बच्चों। लेकिन बाहर चार्ज क्यों नहीं आएगा? यहाँ चार्ज का सम है ना, वो 0 है। आपको पता होना चाहिए, जो बाहर की साइड वाले चार्जेस हैं उनको ऐड करके तो 0 आ रहा है, तो यहाँ चार्ज 0 है बच्चों।
यहाँ भी चार्ज जीरो है। तो अब कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे। ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव का अवे होता है, नेगेटिव का टूवर्ड्स होता है। मान लीजिए ये प्लेट नंबर 1 है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। ये प्लेट नंबर 2 है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है बच्चों। तो पॉजिटिव मतलब इस प्लस सिग्मा वाले का अवे होगा, E1 होगा, माइनस सिग्मा वाले का टूवर्ड्स होगा, पर उसका अवे और इसका टूवर्ड्स एक ही वाट्स होगा। और तो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 प्लस E2 होगा बच्चों बीच में, और बाहर की साइड जीरो होगा। तो आपके पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आंसर जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चे पता है इस क्वेश्चन में 99% क्या लिख के आए थे, उन्हें रटा दिया जाता है बच्चों। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गलत आंसर है बच्चों इसका। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास यहां प्लेटों के दोनों साइड चार्ज अवेलेबल हो। याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का नहीं होता, उसके कितनी लेयर है चार्ज की उसका होता है। तो चार्ज की लेयर जब दो होती है मेटल प्लेट में, तो उसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मेटल में भी एक लेयर है, एक ही साइड चार्ज है ना, तो उतना ही होता है जितना नॉन कंडक्टिंग का होता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। हमने आज का ये सारी चीजें डिस्कस की है। ये आपका क्वेश्चंस, ये तो मैंने पेज रखा हुआ था ताकि आप कोई भी चीज पूछें तो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर सकूं। तो ये आपका, तो आप चाहिए ये इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस चैनल को। यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं डेली अवेलेबल रहूंगा, आपका 10 o'clock और 7 o'clock। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड आप यूज कीजिए। क्या है बच्चों मेरा कोड, ये आप देख सकते हैं, GS सर रेफरल कोड है, और इस पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, डेली अवेलेबल होऊंगा। आज इवनिंग में भी 7 o'clock पर इसी चैनल पर अवेलेबल रहूंगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस, अभी तक हमने 2005 तक के क्वेश्चंस की डिस्कशन किया है। आज 2005 से 2010 तक, 11 तक जो एम्स और नीट के क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने ये आज सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब आज 7 o'clock पर भी आप अवेलेबल रहेंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराऊंगा। वहां पर थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे, हम जेई के पुराने क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी वो जेई के पुराने क्वेश्चंस भी नीट में एज इट इज आ जाते हैं। तो इस तरह से आप, तो थैंक यू वेरी मच, बाय सबको बच्चों, मिलते रहिए। कोई भी दिक्कत है बोलते रहिए।